फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। 12th की ये मेरी थर्ड वीडियो है और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ये बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काम आएंगी तो आप मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं ये जो वीडियो अपनी डाल रहा हूँ NCERT सिलेबस के अनुसार क्लास रूम स्टडी के हिसाब से डाल रहा हूँ, इसलिए अगर आप इनको रेगुलर 1 बाय 1 वीडियो को देखेंगे और इनसे सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आपको किसी कोचिंग क्लास या क्लास में मिलता है। अब आगे का मैटर लेकर चल रहे हैं वैद्युत बल। अभी तक हमने आवेश के विषय में पढ़ा है, आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स के विषय में पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए गुलाम ने अपना एक नियम दिया। ये वैज्ञानिक हैं गुलाम, इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने अपने नियम में कहा कि वैद्युत स्थितिकी में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम, किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम है, दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि दो आवेशों के बीच अगर वो समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लगेगा, का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि दो आवेश ले लेंगे, इनके बीच की दूरी r है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, किसी माध्यम में स्थित है। तो क्या कहा गुलाम ने कि वैद्युत स्थितिकी में किसी माध्यम में, ये लाइन किसमें, वैद्युत स्थितिकी में, और कहा किसी माध्यम में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेश, कैसे आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला वैद्युत बल किसके बराबर होता है, याद रखना, दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब इनको संयुक्त कर देंगे, कितना आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक अनुपाती समानुपाती कांस्टेंट आता है, तो यहाँ समानुपाती कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या, गुलाम का नियम क्या कहा कि वैद्युत स्थितिकी में किसी माध्यम में स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उससे ये दो इक्वेशन बनाई, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इनसे हम इसके फार्मूला ड्राइव कर लिया। जहाँ जो के है इसको कहते हैं माध्यम का पैरावैद्युतांक, ठीक है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट हो जाएगा। के अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, जैसे वायु और निर्वात के लिए 1 होता है, ठीक है, कांच के लिए ये होता है 5 से 10 के बीच में, अभ्रक के लिए 3 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, धातु का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये हम लेते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू फिक्स है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻5 लिख लीजिए, बल्कि यहाँ 5 होती है एक्यूरेट, इंटू 10⁻−12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला अगर हम वायु और एयर के लिए करें तो कितना बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यानी कि के को हमने क्या रख दिया यहाँ पे 1, पहला फार्मूला ये, फिर के को 1 रख देंगे, इसको भी आप इसमें बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब फार्मूला आ गया हमारे पास ये, यानी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लगेगा उसका फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसका भी मैं सूत्र निकाले, किसका, एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे इसमें, क्योंकि एफ का तो हमें पता, न्यूटन का ml T-2 होता है। अब इसका एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे,
तो देखिए हमने क्या किया, अब साइलेंस नोट तो हम इधर ले गए, एफ नीचे आ जाएगा, तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का 80 होता है, इसको स्क्वायर लिख लेंगे 80, क्योंकि स्क्वायर बोला ना यहाँ पे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन का MLT-2, और मीटर यानी कि मीटर आर का मात्रक हो जाएगा मीटर, मीटर का स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है। तो अब ये देखिए m ऊपर जाके -1, l कितनी, l की पावर्स कितनी हुई यहाँ पर 1 और 2, ये 3 हो गई, ऊपर जाके -3, t⁻2 ऊपर है, नीचे से -2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और a ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंस यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। अब डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। यदि Q1 Q2 1 कूलाम है और R = 1 मीटर है, तो ये काउंट करने पर F आ जाएगा 9 × 10⁹, यानी कि यही बन जाएगा न्यूटन। तो डेफिनेशन कैसे बन सकती है, यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर दो समान आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होगा। अब हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी पढ़ेंगे। हमने क्या किया, एक्स वाई जेड ये 3 हमने एक्सिस बना लिए, और इसमें एक्स वाई प्लेन में हमने 2 बिंदु ले लिए ए और बी। ए पर Q1 आवेश रखा है और बी पर Q2। यहाँ पर ए का स्थिति सदिश O के सापेक्ष R1 और बी का स्थिति सदिश जो ये है R2, ठीक है ना जी। अब Q1 Q2 दो आवेश हो गए। अब इन पर फोर्स क्या होगा, बी इस पर लगाएगा, यानी कि 2 से, इसको हमने 2 माना है, 2 से 1 की ओर लगेगा डायरेक्शन, और क्योंकि ये धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, और ये वाला जो Q1 है Q2 पर लगाएगा 2 से 1 की तरफ, ठीक है ना। तो इनकी डायरेक्शन हमने दिखा दी, दोनों में प्रतिकर्षण बल है। तो माना Q1 एंड Q2 दो बिंदु आवेश बिंदु ए और बी पर रखे हैं। ए और बी के पोजीशन वेक्टर क्रम से R1 व R2 हैं। Q1 के सापेक्ष Q2 पर का स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम से निकाला, हमने 11वीं में पढ़ रखा है या मैथ में पढ़ा है कि अगर हम R21 निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, यानी कि हमने R2 - R1 लिख देना है इसको। जो पहले हो तो पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं, ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो इसका ये जो वेक्टर आ गया R21 R2 - R1, इसे इसमें से ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे। भाई 2 वेक्टर का जोड़ तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है, इसलिए अगर R21 घटाना हमें तो इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। अब कूलाम के नियम से Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल F21 ले लिया इसको, Q1 के कारण Q2 पर, ठीक है, 2 की ओर लग रहा है 1 से। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये जो बीच की दूरी है ये कितनी है, जो वेक्टर है इसका R21, इसका परिमाण निकाल लेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे स्क्वायर, और किसकी दिशा में, R21 की दिशा में। तो यूनिट वेक्टर का परिमाण तो होता है 1, इससे सिर्फ डायरेक्शन पता लगती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा परिमाण पर। तो हमने लिख दिया, यानी कि F21 आ गया 1/4πε0 Q1 Q2, चाहिए लिख दीजिए इसकी जगह इंटू, एक ही बात है, ये लिख लो चाहे ये लिख लो, लेकिन ये लिखने के बाद ये दिखा सकते हैं। इसी प्रकार जो आ जाएगा Q1 पर Q2 के द्वारा, ये आ जाएगा F12 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसको उल्टा कर देंगे, अब ये आ जाएगा ये R12, ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 - R2, ये हमने लिख दिया R12 और इसको लिख देंगे R1 - R2, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला बन गया Q1 Q2 अपॉन R1 - R2 मॉडुलस का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी R12, ठीक है ना, 1 से 2। तो अब स्थिति सदिश R12 की दिशा में एकांक सदिश है, इसकी दिशा में एकांक सदिश की जो
मॉडुलस होता है वो हमेशा यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, यानी कि इसका परिमाण 1 होता है। और R21 का मतलब होता है इसका माइनस R12, ठीक है जी। और इसके ऊपर मॉडुलस आ जाएगा, ये इसके ऊपर मॉडुलस आ जाएगा। और आगे हम पढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। 1 और 2 से R21 इज इक्वल टू माइनस R12, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि ये भैया अगर माइनस लगा दें तो वेक्टर बदल गया ना, ये डायरेक्शन चेंज हो गई। माइनस लगा दो तो वही डायरेक्शन मानी जाती है। अगर हम इसको इसके बराबर लिखें तो इसमें हमें माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो समीकरण 1 2 से इसी प्रकार से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन आपस में चेंज है, तो ये बल इसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि विपरीत होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करेगा या कार्यरत होगा। तो अब ये बार बार पैरावैद्युतांक आ रहा है, मैं पहले भी उसमें बता चुका हूँ कि इसको कुचालक पदार्थ को पैरावैद्युत कहते हैं, यानी कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनको पैरावैद्युत कहते हैं। शुद्ध पानी के या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। शुद्ध पानी का मान 80 होता है, हवा का मान, हवा के लिए 1, निर्वात के लिए 1, धातु के लिए इन्फिनिटिव, कांच के लिए 5 से 10 और अभ्रक के लिए 3 से 6 ETC, इस प्रकार होते हैं, ठीक है। अब बच्चों कूलाम के नियम का महत्व है, ये किस कहाँ कहाँ काम आएगा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट बड़े छोटे करके लिखे हैं। जैसे दो बिंदु आवेशों के मध्य प्रत्येक दूरी के लिए यह सत्य है, यानी कि दो बिंदु आवेश कैसी भी दूरी पर रखे हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए सत्य है। यह नियम परमाणु, जैसे 10 की घात माइनस 10 मीटर, क्योंकि परमाणु का जो त्रिज्या है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। वह नाभिकीय दूरियों, यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है, के लिए भी सत्य है, ठीक है जी। दो या दो से अधिक परमाणुओं के परस्पर मध्य लगने वाले बल से अणु की रचना की व्याख्या भी इसी नियम के आधार पर की जा सकती है। यह बल संरक्षी बल होता है, यानी कि वैद्युत बल जो है संरक्षी बल है। जिन तत्वों में परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है वे अस्थायी होते हैं और प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण वैद्युत बल से नाभिक विखंडित हो जाता है और यह गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है, ठीक है। ये हमने कुछ इनके महत्व, कूलाम के नियम के महत्व लिए हैं। अब आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चों में कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें 6-7 के करीब लगभग। अब मैं इनके सॉल्यूशन भी साथ साथ ले रहा हूँ। आप अपनी जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे फिर आप इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अब मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं। अब हम इसमें, अब देखिए मैंने इसमें क्या किया कि ये आवेश Q1 और Q2 ले लिए और F1 जो इनके बीच में बल लग रहा है वो F1 और बीच की दूरी R ले ली, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फर्स्ट इक्वेशन। जब दूरी हमने आधी कर दी तो F2 कितना हो जाएगा, दूरी आधी कर दी तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा F2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये देखिए F1 की वैल्यू है, तो यानी कि F2 किसके बराबर हो गया, 4F1 के। यानी कि जैसे ही दूरी आधी करी तो बल का मान कितना हो गया, पहले बल के अपेक्षा 4 गुना हो गया। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है वह है यदि R दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल F है तो इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। R दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल F। देखिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर जो होता है आवेश बराबर होता है, बस फर्क इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और दूरी उतनी है। इसलिए जितना बल दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगेगा उतना ही बल दो प्रोटॉनों के मध्य लगेगा। इसे थ्योरेटिकली लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 1.6 × 10⁻⁻19
और दूसरे पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बीच की दूरी r, तो बल कितना हो गया 1/4πε0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2, इसलिए इसको क्योंकि समान है स्क्वायर लिख दिया, इतने न्यूटन। और जब प्रोटॉन है तो यही लगेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव है, इसमें भी प्रतिकर्षण लगेगा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, उसमें भी प्रतिकर्षण लगेगा। अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि कुछ दूरी पर +2 माइक्रोकुलाम व +2 माइक्रोकुलाम व -2 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं और आवेशों के मध्य 10 न्यूटन का बल लग रहा है। आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें तो उनके बीच कितना बल लगेगा। देखिए शुरू में कुछ दूरी लिख रखा है, यानी कि हमें दूरी याद कर लेनी है, 2 माइक्रोकुलाम है और -2, और बल कितना लग रहा 10 न्यूटन का। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया कि हमने यहाँ पर ये +2 और -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश रख लिए, बीच की दूरी r मान ली, F जो है 10 न्यूटन, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि इन दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यानी कि दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो कह रहा है कि स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख देना। देखिए ये +2 है और ये -2 है, तो उसकी आवेशों की योज्यता से हमने पढ़ा है कि अगर हम दो इनको प्लस या माइनस आवेशों को जोड़ते हैं तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम घट जाएगा, जो बचेगा वो शेष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 माइक्रोकुलाम है पहले पर, दूसरे में -2 माइक्रोकुलाम है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो आवेश हमने स्पर्श कराए हैं, आवेश स्पर्श कराने के बाद निरावेशित हो जाएंगे और दोनों के बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि आवेश खत्म, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कौन से कण है, प्रोटॉन है, बीच की दूरी 8 ये दे रखी है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान व प्रकृति। भाई प्रकृति तो कैसी होनी, प्रतिकर्षण की होगी। प्रोटॉन पर आवेश होता है एक पर 1.6 × 10⁻⁻19, दूरी आपको दे रखी है, सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे। और कैसे कि ये दोनों प्रोटॉन रख लिए हमने, ये दोनों प्रोटॉन रख दिए, 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 बीच की दूरी ले ली, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। जब हम इसको डिवाइड वगैरह करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 न्यूटन का वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम वो है 5th कि यदि दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यदि दोनों आवेशों का अंतर 1 माइक्रोकुलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि केस फर्स्ट लेंगे, Q1 Q2 ले लिया, R1 0.1 मीटर हो गई और F1 18 न्यूटन हो गया, और दोनों जो आवेशों का योग दे रखा Q1 + Q2 = 9 माइक्रोकुलाम, यानी कि 9 × 10⁻⁻6 कुलाम। इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया। फॉर्मूला लगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो F है ये कितना दे रखा 18, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, और ये हमें पता नहीं है, और r की वैल्यू 0.1 होल स्क्वायर रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 18 रखा इधर, ये 9 × 10⁻9 रखा, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 10⁻2। तो Q1 Q2 की वैल्यू होगी 2 × 10⁻11 कुलाम स्क्वायर। अब एक फार्मूला हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, यदि हमें a + b और a × b दे रखा है और a - b निकालना है तो a - b √a + b का होल स्क्वायर -4ab, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें Q1 × Q2 पता है और Q1 + Q2 पता है फर्स्ट इक्वेशन से।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इसमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रख दी पहली इक्वेशन से उठाकर, और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू रख दी यहाँ से उठाकर। तो ये आ गया 81 गुना 10 की घात माइनस 12 माइनस 80 गुना 10 की घात माइनस 12। तो यहाँ से ये जो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और Q1 प्लस Q2 दे रखा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो Q1 आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम, और Q2 आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलाम। अब बच्चों ये 6 क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 Q किसी त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। Q3 पर परिणामी बल व दिशा ज्ञात करनी है। जहाँ Q1 Q3 का जो वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकुलाम और Q2 की माइनस 2 माइक्रोकुलाम, व A बराबर दे रखा 0.1 मीटर। ये ऐसे चित्र दे रखा है, यहाँ Q2 रखा है, यहाँ Q3 और ये Q1। ये एक्स एक्सिस है, ये A, तो ये कितना हो जाएगा डायगोनल A√2, ये 45 और ये 45 हो जाएगा। तो इसको हमने चित्र बना लिया है और हम इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं कैसे डालेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे Q2 ये हमने फिगर बनाई, इस पे Q2 रखा, यहाँ Q3 रखा, यहाँ Q1 रखा, और देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि हमने F1 ले लिया इसकी ओर, ऐसे F1 लगेगा, और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा Q1 और Q3 में F2 बाहर की ओर। अब देखिए 45 है तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 135। तो हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, Q1 की F1 की भी। F1 1/4πε0 Q2 और Q3 के बीच में लग रहा है अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी A है। तो यहाँ से सब वैल्यू रखने के बाद हमारे पास 9 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ठीक है। अब F2 कैसा फोर्स ऑफ रिपल्सन है Q1 और Q3 के बीच में, फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q3, बीच की दूरी A√2 है होल स्क्वायर, वैल्यू रख दी 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q3 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे A की वैल्यू 0.1√2, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 11.25 न्यूटन। एक सूत्र होता है, यदि दो फोर्स लग रहे हों किसी एंगल पर और उनके बीच परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल का वर्ग बराबर एक फोर्स का वर्ग प्लस दूसरे फोर्स का वर्ग माइनस, और ये जो आता है माइनस, इसमें प्लस आता है यहाँ पे प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है। अब हम इनमें वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 9 होल स्क्वायर प्लस 11.25 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू cos 135, इसकी वैल्यू आ गई 81, इसका स्क्वायर आ जाएगा 126.5625, 2 इंटू 9 इंटू 11.25, और cos 35 की वैल्यू 1/√2, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती है cos 135 की। cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है, रख दिया। सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 207.6 लगभग, और ये 143.17, तो ये आ जाएगा 64.4। जब हम इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो 8.1 न्यूटन के नियर अबाउट आ जाएगा। अब इसी में हमने जो फार्मूला पढ़ा है कि दो वेक्टर्स के बीच में, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में अगर कोई, ये दो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दो वेक्टर हैं ये, और ये P है ये Q है, इनके बीच का एंगल थीटा, और एक परिणामी ये F जा रहा है, ये अल्फा कोण बनाता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो हमने ऐसे ही लगाया, एक ये P की जगह F2 रखा है, Q की जगह P की जगह F2 रखा है, देखो P की जगह F2 रखा है और Q की जगह F1 रखा है। तो और बीच का एंगल 135, यानी कि थीटा की जगह 135 है और tan अल्फा हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है tan अल्फा F1 साइन 135, F2 प्लस 1 F1 cos 135, वैल्यू रखी, इनकी वैल्यू रख दी है, और वैल्यू रखने के बाद ये 9/7 के नियर अबाउट आया है। अब हम देखें इसमें कि एक्स एक्स से कितना एंगल बनेगा, तो अल्फा तो ये बन गया और 45 ये, तो इसको हमने 5 बोल दिया, तो tan 5 जो हो जाएगा वो हो गया tan 45 प्लस अल्फा के इक्वल।
ठीक है, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे 1 प्लस टेन अल्फा ऊपर 1 माइनस टेन अल्फा नीचे, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है, इसका सूत्र होता है टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1 प्लस 9/7 और अंडर अपॉन 1 माइनस 9/7, काटने के बाद -8 आया। तो एक्स अक्ष से जो एंगल बनाया इसने फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स -8 का। अब जो बच्चों ये सात लास्ट क्वेश्चन है 7, दो मुक्त आवेशों प्लस क्यू प्लस 4q और माइनस प्लस क्यू परस्पर एक दूरी पर है, इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश कहाँ Q0 कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में Q0 का मान तथा चिन्ह क्या होंगे। तो बीच में कहा ना इसने, तो हमने क्या करा, इसके सोल्यूशन के लिए प्लस 4q और प्लस q और Q0 को हमने 4q से x दूरी पर रख दिया। बीच की दूरी ये a है, ये x, तो ये हो जाएगी a माइनस एक्स। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a माइनस एक्स और ये x। तो देखो इन दोनों के बीच में फोर्स बराबर, इन दोनों के बीच में फोर्स, तभी तो ये संतुलन में रह पाएगा। तो 1/4πε0 4q इंटू Q0 इनके दोनों के बीच अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 Q0 इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। इनको हमने काट दिया, Q और Q0 इधर कट जाएगा, 1/4πε0 कट जाएगा, तो बचेगा ये ऊपर, यहाँ पे बच गया 4/x स्क्वायर और 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर लेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर यह आ गया 2/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2x इक्वल टू x और 3x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a/3। यानी कि हमें 4q से जो इसको Q0 को रखना पड़ेगा कितनी दूरी पर, 2a/q की दूरी पर रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए किन्हीं दो के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो इन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके इक्वल होगा, ठीक है ना जी, उसको उसके अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा। तो देखो अब हम ये जो इसकी वैल्यू निकालने के लिए Q0 कितनी होगी, ये जो 4q और q के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल रख दीजिए, यानी कि 1/4πε0 4q इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 4q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो कॉमन चीज़ें कट जाएगी, 4q से 4q कट गया, ये कट गया, तो इधर आ गया आपका q अपॉन a स्क्वायर, इधर आ गया Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा Q0 इज इक्वल टू QX स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो Q0 ये आ जाएगा आपका Q इंटू 2a/3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया है 4q/9, यानी कि Q0 की वैल्यू आ जाएगी 4q/9। तो मित्रों ये दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं जितनी भी रेगुलर, और कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ आपको समझा कर चलूँ। ये मैं कंटिन्यूस डालता रहूँगा अगर आपका मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।